हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें मेरे तरफ से और आनंदम ट्यूटोरियल्स के सभी टीम मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगामी परीक्षा के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वह काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी कम समय हाथ में है और उस कम समय में आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि यह जो एक स्कोरिंग पेपर का जो फेज़ है, इस फेज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स आप ला सकते हैं ताकि आप का अंतिम चयन हो सके। फ्रेंड, यही गेम चेंजर फेज़ है। इसी को लेकर के हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। फ्रेंड, IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें दो प्रमुख सेक्शंस खंड आने वाले हैं। पहला जो खंड होगा प्रोफेशनल स्किल टेस्ट के लिए वह 45 अंक का होगा और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होंगे, जिसमें राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न रहेंगे और वन लाइनर ट्रांसलेशन रहेगा, बैंकिंग टर्म्स रह सकते हैं, अंग्रेजी के कॉमन एरर्स, हिंदी के कॉमन एरर्स रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, और फिर पैसेजेस पर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, क्लोज टेस्ट पर प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, शब्द हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित प्रश्न आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं और इस तरह से 45 अंक के वो रहने वाले हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि अभ्यर्थी इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, उनका स्कोर अच्छा जा सकता है इसमें। किंतु फ्रेंड, जो अगला खंड है इस परीक्षा का, इस मुख्य परीक्षा का, वह है विवरणात्मक का प्रोफेशनल स्किल टेस्ट, जिसमें कि 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दो प्रश्न रहेंगे, विवरणात्मक अर्थात एक जो अनुच्छेद रहेगा अनुवाद करने के लिए वह हिंदी से अंग्रेजी, और दूसरा जो होगा वह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेंगे। दोनों ही मिलाकर के आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। फ्रेंड, हम लोग चले बात करते हैं जो मुख्य पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होकर के बात करेंगे, क्योंकि हम लोग IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी की ओवरऑल समग्र परीक्षाओं की बात करते हैं तो मेंस पेपर ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। और मेंस पेपर में सबसे बड़ा जो बड़ा गेम चेंजर है वह है डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल स्किल टेस्ट, क्योंकि इसके लिए इसमें कई तरह की चुनौतियां होती है, अभ्यर्थियों को झेलना होता है। और जो अभ्यर्थी इस डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल स्किल टेस्ट में अच्छा करते हैं तो उनका चयन की प्रक्रिया के बारे में वह थोड़ा खुद के बारे में सकारात्मक होकर के सोच सकते हैं। इस 15 अंक के मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स को टाइपिंग सीखने होते हैं, हिंदी में सारे अपने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, और जो अनुच्छेद रहते हैं अनुच्छेद को समझना है और फिर उसे लेकर के उत्तर देना है, फीड करना है टाइपिंग करके। यह बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। इसी चुनौती से पार पाना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए बहुत अच्छे खासे अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। आपको वैसे अनुवाद अनुच्छेद का चयन करना पड़ेगा जो परीक्षोन्मुख हो, अर्थात एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जैसे कि जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर जो अनुच्छेद हो सकते हैं उसे आपको उठाना है। लगभग 200 से 250 शब्दों वाला कोई अनुच्छेद उठाना है, उसका आपको अनुवाद करना है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आधे घंटे में आपको 200 से 250 शब्दों वाला 2 अनुच्छेद का अनुवाद करना है। ठीक है, और जब आप अनुवाद कर लेते हैं तो उसका मूल्यांकन भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है।
मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी अनुवाद करेंगे वो आप किस तरह से अनुवाद किए हैं, उसमें किस तरह की गलतियां आई है, क्या आप सही पारिभाषिक शब्दों का चयन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो पैसेजेस पूछे जाते हैं वो थोड़ा क्या होता है कि उसमें ऐसे शब्दों का समावेश देखने के लिए मिलता है जो खुद में विशेष टर्म्स होते हैं, पारिभाषिक शब्द उसमें होते हैं। पारिभाषिक शब्द हम लोग ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं और वे पहले से परिभाषित होते हैं। ठीक है, बैंकिंग शब्दावली जो बैंक के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग बैंकिंग शब्दावली कहते हैं, बैंकिंग टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक विशेष प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा जहां पर आपको इस तरह के अनुच्छेद प्राप्त हो और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी आपको प्राप्त हो। फ्रेंड, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बेस्ड एक कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। फ्रेंड, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, कैसे आपको करना है, किस तरह के आपको मार्क्स और इवैल्यूएशन प्राप्त होने वाला है, इसी चीज़ को लेकर के हम लोग थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको अवगत करना चाहता हूँ। देखिए, आप जैसे ही आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन मॉक्स आप लेते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न जो होंगे वो काफ़ी प्रासंगिक होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, परीक्षोन्मुख होंगे। आपको बस जो प्रश्न दिख रहा है उसका आपको टंकन के माध्यम से उत्तर देने हैं, है ना, और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन करेंगे तो फिर दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, फिर उसे आप अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद आप फिनिश टेस्ट करें, तब क्या होगा कि जो भी आप अनुवाद किए हुए रहेंगे वो हमारे पास पहुंच जाता है मूल्यांकन के लिए। आपको मूल्यांकन विदिन 24 आवर्स प्राप्त हो जाता है। आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपने जो अनुवाद किया है उसमें किस तरह की गलतियां हैं, किस तरह की संभावनाएं उसमें सुधार की है। सारे तरह की चीज़ों को लेकर के टिप्पणी आपके डैशबोर्ड पर ही प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव मॉक्स में प्रश्न है उसका हल भी आपके मूल्यांकन के साथ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह कोर्स है जहां पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अवश्य इसका फ़ायदा उठाएं। अब फ्रेंड, बात करते हैं कि इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांसलेशन के पैसेज की। फ्रेंड, यहाँ जो आप स्क्रीन पर पैसेज देख रहे हैं यह कहा जाए तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। इसमें जो विषय वस्तु मैंने जो रखा है वह काफ़ी लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स पर आधारित है। आप थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि ट्रांसलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होती। इसमें देखते हैं कि किस तरह के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसका हम लोग थोड़ा अनुवाद भी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पूर्ण रूप से एक एक सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। फ्रेंड, अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं इस पैसेज को। द इंडियन मार्केट इन 2024 हैज़ सीन अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंडियन मार्केट तो भारतीय बाजार हो गया। भारतीय बाजार हैज़ सीन अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स। ध्यान रखना है कि किस तरह का टेंस है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स के कई सारे अनुवाद हो सकते हैं। ट्रेंड्स का मतलब प्रवृत्ति होता है, ट्रेंड्स का मतलब रुझान होता है ना। यहाँ पर चूँकि बाजार के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर प्रवृत्ति ना कह करके हम लोग रुझान के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यह शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं इसमें। तो सकारात्मक और नकारात्मक रुझानों का ये मिक्स मतलब समावेश है ना। इस तरह से हम इसका अनुवाद मन ही मन कर लेंगे
और फिर आगे देख लेंगे कि और किस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसका हिंदी अनुवाद करना अति आवश्यक होगा जब अनुवाद करने की बारी आएगी। और देखिए फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। मात्र आपको 30 मिनट का ही समय वहाँ पर प्राप्त होगा। 30 मिनट में आपको दो पैसेजेस का अनुवाद करना है, वो भी टंकन के माध्यम से, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक कि आप किसी विशेष मंच से जुड़ करके अभ्यास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल ना जाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमीज। फास्टेस्ट ग्रोविंग, सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। इंडिया कंटिन्यूज, है ना, अभी भी बना हुआ है, भारत बना हुआ है, ऐसे इसका भाव दे करके आगे बढ़ेंगे। विथ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 7%, जिसकी जीडीपी वृद्धि का अनुमानतः 7% के करीब है। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट मतलब अनुमान करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाना है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के सेंटेंसेस या किस तरह के पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस अंश में देखते हैं, दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय रॉबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहा जाए तो इसमें कई सारे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। दिस ग्रोथ, यह वृद्धि, इज ड्रिवन बाय, यह वृद्धि किसके माध्यम से हुई है, कैसे हुई है, होती है? रॉबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन। रॉबस्ट कहने का मतलब यहाँ तगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मजबूत, सीधा सीधी हम लोग लगाएंगे, मजबूत घरेलू कंजम्पशन को हम लोग कहते हैं खपत। ठीक है, उपभोग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ खपत ज़्यादा यहाँ पर सटीक होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अर्थात सरकारी व्यय, एंड अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और आधारभूत संरचनात्मक विकास आधारित। ठीक है, ऐसे इसका यहाँ पर भाव निकाल लेंगे। आगे देखेंगे, द डिजिटल रेवोल्यूशन इज एक्सेलरेटिंग इन इंडिया। डिजिटल क्रांति भारत में त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। एक्सेलरेटिंग, त्वरित गति से आगे बढ़ना। विथ इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स जिसमें ई कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से अपनाया जा रहा है ना, तेज़ी से अपनाया जा रहा है। फिनटेक है यहाँ पर, और अन्य डिजिटल सेवाएं हैं। ठीक है, हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा एक कर्सरी लुक डाल देंगे एक एक चीज़ पर। दिस इज़ क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स लाइक, और यह सृजन कर रहा है नए अवसरों को, किसके लिए? व्यापार के लिए और कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए समान रूप से नई अवसर सृजन कर रहा है। कौन कर रहा है? यह कर रहा है। द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यहाँ पर सरकार की मेक इन इंडिया को मेक इन इंडिया ही कहेंगे क्योंकि यह नाम है, इसे प्रॉपर नाउन के रूप में समझेंगे, इसका सिर्फ लिप्यंतरण कर देंगे। इनिशिएटिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं पहल। इज प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग विनिर्माण कहते हैं हिंदी में, इसका अनुवाद यही होता है। ये सब सारे शब्द हो सकते हैं कि इन सभी शब्दों में कोई आ जाए परीक्षा में, इसलिए नोट भी करते चले जाना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ावा देता है किसको? विनिर्माण के वृद्धि में यह को बढ़ावा देता है, जिससे कि क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, जिससे कि विदेशी निवेश आता है और नौकरियों का सृजन होता है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने इस पर भी विचार कर लिया, इस अंश पर भी विचार कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं द ग्रोविंग मिडिल क्लास, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स,
और बढ़ता हुआ, ये राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ। डिस्पोजेबल इनकम्स, ये किस तरह का इनकम्स है? इनकम्स मतलब आय हो गया। डिस्पोजेबल इनकम्स किसको कहते हैं? इसका हिंदी हम लोग क्या करें देंगे? डिस्पोजेबल सिरिंज होता है, ऐसा सिरिंज जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद फिर फेंक दिया जाता है। उस डिस्पोजेबल ग्लास होता है ना, एक बार प्रयोग करके ऐसे ग्लास को फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर है डिस्पोजेबल इनकम्स। डिस्पोजेबल इनकम्स हम लोग ऐसे इनकम्स को कहते हैं, ऐसी आय को कहते हैं जो उपलब्ध होते हैं प्रयोग करने के लिए ही, न कि जमा करने के लिए। ध्यान रखना है, उपलब्ध आय, खर्च करने के लिए उपलब्ध आय को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में डिस्पोजेबल इनकम्स। यहाँ स्पष्ट हो गया। आर ड्राइविंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, आर ड्राइविंग मतलब बढ़ावा दे रहा है। किसको बढ़ावा दे रहा है? किस में वृद्धि कर रहा है? कंज्यूमर स्पेंडिंग अर्थात उपभोक्ता के व्यय को बढ़ावा दे रहा है, उपभोक्ता के खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में विशेषकर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंज्यूमर उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं। ठीक है, उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं। ड्यूरेबल्स का ऐसे अर्थ होता है टिकाऊ, लेकिन ये टिकाऊ यहाँ पर शब्द सही नहीं है। ठीक है, एंड रिटेल को अब हम लोग रिटेल ही कहेंगे, खुदरा के बाजार में कह सकते हैं, नहीं तो रिटेल को आप रिटेल ही कह सकते हैं यहाँ पर। बट द इंडियन मार्केट इज़ नॉट विदाउट नेगेटिव ट्रेंड्स, किंतु भारतीय बाजार में नकारात्मक रुझान उपस्थित है। अर्थात भारतीय बाजार ऐसा नहीं है कि इसमें नकारात्मक रुझान नहीं है, ऐसे भी इसका हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। देखिएगा, अनुवाद करने के क्रम में ध्यान रखना है कि अनुवाद में भाव कितना स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित हो सके, उसमें हल्का फुल्का हेरफेर कर सकते हैं, कुछ शब्द को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य अनुवादकों का होता है कि दिए गए पाठ का अनुवाद ग्राह्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, आसानी से वो समझा जा सके जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, समझाना चाहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैन इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन मतलब वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, इस तरह से हम लोग इसका अनुवाद कर देंगे। एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन से यहाँ पर हम लोग कहेंगे विश्व राजनीतिक या भू राजनीतिक तनाव हम लोग इसे दे सकते हैं, नहीं तो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव। कैन इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, कर सकता है क्या, किसको प्रभावित कर सकता है? भारत के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को हम लोग हिंदी क्या देंगे? भारत की निर्यातोन्मुख क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। कौन? इकोनॉमिक स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, और किसको प्रभावित कर सकती है? विदेशी निवेश प्रवाह को। ओके, तो इस तरह से समझ लेना है। इसके बाद फिर जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए बैठेंगे तब इस एक एक चीज़ जुड़ते चले जाएंगे, है ना। वहाँ पर इतना तेज़ी काम करना होगा ताकि आप समय रहते इतना सारा चीज़ कर सकते हैं, और दिमाग नैनो सेकेंड्स में सोचता है और वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। एक बार तो कर्सरी लुक आपको डालना ही चाहिए, मेरी राय है। राइजिंग इन्फ्लेशन इन द कंट्री कैन इरोड कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड इम्पैक्ट बिजनेस कॉस्ट्स। राइजिंग इन्फ्लेशन इन द कंट्री, देश में बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन का अगर आर्थिक जगत में आर्थिक शब्द के रूप में ले तो क्या हो जाएगा? देश में बढ़ती मुद्रास्फीति,
यह देंगे, नहीं तो साधारण लैंग्वेज में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। कैन इरोड कंज्यूमर परचेसिंग पावर, इरोड मतलब कम करना, खत्म करना, बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई महंगाई उपभोक्ता क्रय शक्ति को कम कर सकती है। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, वर्ब को पकड़ना है, कर सकती है। एंड इम्पैक्ट बिजनेस कॉस्ट, और व्यापार लागत को प्रभावित कर सकती है। कैन यहाँ पर कॉमन लेकर के इसका अनुवाद कर देंगे। आगे देखिएगा, ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी कैन अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स। फिर देखिए कितने सारे यहाँ पर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, सारे का आपको अनुवाद आपके पास रहना ही चाहिए। ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी अर्थात वैश्विक बाजार परिवर्तनीयता, वोलेटिलिटी परिवर्तनीयता कहते हैं, नहीं तो फिर इसको उतार चढ़ाव सीधा सीधी कहेंगे कि वैश्विक बाजारगत उतार चढ़ाव। विश्व बाजारगत उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला अनुवाद इसका सही होगा। कैन अफेक्ट प्रभावित कर सकती है, किसको? भारतीय शेयर बाजार को, है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का आपको हिंदी अनुवाद कुछ इसी तरह से करना है, भारतीय शेयर बाजार को, और करेंसी एक्सचेंज रेट्स मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित, उसके उतार चढ़ाव को प्रभावित, ये सब प्रभावित हो सकते हैं किसके कारण से? ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी के कारण से, ठीक है। हाउएवर द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द इंडियन मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव। फिर भी लॉन्ग टर्म आउटलुक को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? फिर भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ठीक है। फिर भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण फॉर द इंडियन मार्केट रिमेन्स पॉजिटिव। फिर भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक बना हुआ है। रिमेन्स पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बना हुआ है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा और एक अंश पर भी विचार कर लेते हैं। आगे क्या है? द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, demographic dividend and government reforms are expected to drive growth and create opportunities for businesses and investors। देखिए कितने सारे इसमें पारिभाषिक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत देश की मजबूत आर्थिक फंडामेंटल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? आर्थिक मूलभूत चीज़ें, आर्थिक मूलभूत बातें, मूलभूत चीज़ें हम लोग इसको रखेंगे, इस तरह से अनुवाद करेंगे। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम लोग कहेंगे जनसांख्यिकी लाभांश। डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी होता है, एडजेक्टिव है, विशेषण है यह। इसके बाद फिर यहाँ डिविडेंड, इसका हम लोग हिंदी करेंगे लाभांश, जनसांख्यिकी की लाभांश। एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स मतलब सरकारी सुधार आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ। ये सभी चीज़ें ग्रोथ को अर्थात वृद्धि को बढ़ाने की संभावना रखते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड। एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स, और व्यापार और निवेशकों के लिए अवसर बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं। However, it is important to monitor global economic conditions and domestic factors like inflation and interest rates to assess the short-term market trends। फिर भी यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है कि क्या मॉनिटर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डोमेस्टिक फाइनेंस, महत्वपूर्ण है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थिति और घरेलू घटकों जैसे मुद्रास्फीति, ब्याज दर को पर नज़र रखना चाहिए, है ना, नज़र रखा जाए, ताकि टू असेस द शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स, ताकि दीर्घकालिक का उल्टा यहाँ पर कह रहा, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालिक हो गया। अल्पकालिक बाजारगत रुझान का मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। तो क्या करना है कि एक बार
लगभग जो आपको प्रत्येक पैसेज के लिए 15 मिनट का समय जो मिल रहा है, वहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट आपको देना चाहिए इस पैसेज को समझने में, क्योंकि दिमाग सबसे पहले उस पैसेज के लिए जब तैयार होता है तब क्या है कि ट्रांसलेशन जो आप करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा सटीक होगा। ओके, इसके बाद पूरा का पूरा समय आप ट्रांसलेशन करने में दीजिए। वहाँ पर फिर कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, आप कितना टाइपिंग में दक्षता प्राप्त किए हुए हैं, आप ट्रांसलेशन करने में कितनी दक्षता प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है, आपने समय का प्रबंधन किया है कि नहीं, बहुत सारे अभ्यास करके। ओके, और आप जो गलतियाँ, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ रही जाती है, तो गलतियाँ कर रहे हैं और आपको उसका रियलाइजेशन नहीं है, तब तो फिर आपको उतने मार्क्स नहीं प्राप्त होंगे जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। और ध्यान रखिए कि मूल्यांकन इस पेपर का, डिस्क्रिप्टिव पेपर का कौन करेगा, एआई करता है ना, एआई करेगा। काफ़ी मजबूत एआई रहता है जो आपके कॉपी की चेक करेगा। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग आपके कॉपीज़ का मूल्यांकन करेंगे। एआई बेस्ड मूल्यांकन होगा तो उसमें एक एक चीज़ वह पकड़ेगा, वह आर्टिकल मिस्टेक को देखेगा, वह आपके स्पेलिंग एरर्स को चेक करेगा, वह आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर अर्थात तो वाक्य विन्यास पर वह नज़र रख करके आपको उसी अनुरूप मार्क्स वो देगा। इस कारण से मैं तो कहूँगा जितने भी समय आपको प्राप्त हुआ है उस समय का आप सदुपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास पर आप फोकस खुद को करिए, आपका चयन अवश्य होगा। फ्रेंड, आप हमारे कोर्स से अवश्य जुड़े। कोर्स मात्र 500 रुपये में उपलब्ध है, जहाँ पर आपको कई तरह के मॉक्स आपको प्राप्त होते हैं। अनुवाद से संबंधित देखिए आधारित मॉक्स हल सहित 9 से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। अनुवाद आधारित फुल मॉक्स, वो भी इवैल्यूएशन आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें 6 मॉक्स फुल मॉक्स आपको मिल रहे हैं। वस्तुनिष्ठ अनुवाद आधारित मॉक्स 10 आपको मिल रहे हैं। प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव मॉक्स आपके आने वाले हैं वो 12 की संख्या में आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे anandamtutorials.com पे, और इस पाठ्यक्रम का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में। नमस्कार।